अब जो हम कर रहे हैं इसका नाम है फाइनल अकाउंट। क्या है? फाइनल अकाउंट इसका नाम है, और हम इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसका। अब फाइनल अकाउंट के अंदर हम मेन चीजें 3 अकाउंट देखते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब ये दोनों तो एक्चुअली आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करते हैं। रेवेन्यू इनकम्स भी इसके अंदर आती हैं, जैसे सेल वगैरह हो गई। ये आपके, वैसे इसको हम स्पेशल मतलब पर्पज में बहुत ही कम इनका यूज किया जाता है। मेन होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे आते हैं क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल रिसीप्ट्स, इससे रिलेटेड होते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सॉरी। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमें जो हम निकाल के आते हैं, इसको बनाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालते हैं इसको बनाने के बाद? ग्रॉस प्रॉफिट। और पीएनएल अकाउंट बनाने के अंदर हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। ये लॉस में भी ट्रांसफर हो सकता है, तो उसे हम ग्रॉस लॉस कह देंगे। ये भी हमारा लॉस में ट्रांसफर होगा तो हम उसे नेट लॉस कह देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट तो जो होता है वो आपका मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दोनों जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए होते हैं। एक के लिए हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरे को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। अगर ये ग्रॉस नहीं आएगा तो नेट भी नहीं आएगा, उसी के बेस पर आता है। और बैलेंस शीट जो होती है वो हमारे फर्म की या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, ठीक है ना। दोनों को बनाने की जरूरत क्या है? इन दोनों को, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस पता लग जाए हमारी कंपनी का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारी फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी आपका आ रहा है। इसके बाद हम जो हमारे नेट प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम अपने लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है। और जो रिजर्व वगैरह हैं वो हमें पता लग जाते हैं कितने होने हैं, कितनी इनकम हुई है, हमारी रेवेन्यू इनकम कितनी हुई है, कितना परचेज, कितना सेल है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लग जाती है। बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। मतलब हमारी फाइनल पोजीशन मतलब, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हम कहीं इंसॉल्वेंसी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, रेशियोज हमारे मतलब हमारी करंट असेट्स करंट रेशियो मतलब करंट लायबिलिटी कितनी है, हमें यही पता लगता है हमारी कितनी कैपिटल है। और हम अपनी फर्म की आज की पोजीशन को, करंट ईयर की पोजीशन को लास्ट ईयर की पोजीशन यानी प्रीवियस ईयर की पोजीशन से कंपेयर भी कर लेते हैं कि हम पहले से मतलब हम अच्छे हैं या पहले से नीचे की तरफ गए हैं। और इन तीनों को बनाने के लिए दो लोगों को, मतलब दो जो इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल वो है यूजर्स, उन सबको इनकी जरूरत होती है। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं, मान लो मेरे को कोई मतलब सप्लायर है जो मुझे गुड सप्लाई करता है, वो मुझे उधार कब देगा? जब वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जान लेगा कि ठीक है कि नहीं है, इसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो ये तो है नहीं कि पूरे साल के अकाउंट्स चेक करेगा मेरे, ये पूरे साल के अकाउंट तो चेक नहीं करेगा मेरे। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ ये फाइनल अकाउंट की पोजीशन को देख लेते हैं कि इनकी क्या फाइनल पोजीशन है। उसके अंदर ये अपना नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या आपकी जो बैलेंस शीट की पोजीशन है उसको देख करके ये पता लगा लेते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल यूजर्स को, जैसे जैसे सप्लायर हो गया यानी क्रेडिटर्स हो गए, खुद हमारी गवर्नमेंट हो गई जो हमें मतलब हमारे ऊपर टैक्स अप्लाई करेगी। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे बैंक हो गया, हमें उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मतलब जो है लोन देगा। और भी ऐसे बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स हो गए, हमारे यहाँ एम्प्लॉय जो हो मतलब हो गए। लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉय तो दो टाइप के हो गए, एक जो हमारी कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है वो तो एक्सटर्नल है अभी, लेकिन जब वो काम करने को आ गए हैं तो फिर वो इंटरनल में आ गए। तो इंटरनल यूजर्स हमारे कौन कौन होते हैं? ऑनर और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी जरूरत है इस फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने की, जब तो वो आगे के लिए हमें कितना कैश चाहिए, कितना फाइनेंशियल मतलब कंडीशन हमारी क्या चल रही है वो पता लगाते हैं। और आपका ऑनर्स को तो जो सॉरी ऑनर्स कह रहा हूँ, ऑनर जो होते हैं उनको तो जो है अपनी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता करने का पूरा हक है और वो इन्हीं अकाउंट से पता लगाते हैं।
जब तक ये तीनों अकाउंट नहीं बनेंगे हम अपनी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं पता कर पाते, ठीक है ना। फिर हमने एक छोटी सी बात करी थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे इनकम अर्न को बढ़ाते हैं, यानी हमारी इनकम इनसे थोड़ी सी ज्यादा अर्न हो जाती है। जितना एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे हम रेवेन्यू, उतनी हमारी इनकम भी अर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, समझ गए। जैसे इसमें बोला जी आपने 10 रुपए लगाए 15 रुपए कमा लिए, 20 रुपए लगाए तो 30 रुपए कमा लिए, यानी हम लगभग 1.5 गुना कमा लेते हैं। लेकिन ये जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, क्या कि अब आप 10 रुपए लगाओ तो 20 रुपए कमाओगे, हमारी कैपेसिटी बढ़ा दी। समझ आई ना बात। अच्छा ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली जैसे हमने असेट्स परचेज कर ली, मशीन परचेज कर ली, बिल्डिंग परचेज कर ली, यानी इसके बेनिफिट्स ईयर टू ईयर चलते रहते हैं, एक साल के अंदर बाउंडेड नहीं रहते। बट इसके बेनिफिट्स डे टू डे होते हैं, डेली वेजेस पर भी होते हैं, जैसे वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, और विद इन अ ईयर होते हैं। समझ आ गई ना। तो रेवेन्यू मतलब जैसे मैंने ये खरीदा, मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। और हमने कोई चीज खरीदी, मतलब बिजली का बिल पे कर रहे हैं मंथ का या ईयरली, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी दे रहे हैं टीचर्स को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैंने अपने यहाँ सेंटर के लिए पंखे खरीदे, एसी खरीदा, क्या ना लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा खरीदा, ये सारी चीजें क्या हो गई, टेबल खरीदी, ये सब हमारे लिए क्या है, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। लैपटॉप और अगर मतलब हमारे पास रिकॉर्डर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, आगे हमारी अर्निंग कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम टीचर्स को सैलरी नहीं देंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो वो तो इसमें आ गई कि अगर हम नहीं दे रहे सैलरी तो कम बच्चे आएंगे, तो कम मतलब टीचर होंगे तो कम बच्चे आएंगे, कम हमारी होगी क्या नाम है, इनकम होगी। लेकिन अगर हमने लैपटॉप नहीं लिया, हमने अपने क्या नाम है पंखे नहीं लगवाए, एसी नहीं लगवाया, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो दोनों में फर्क है, दोनों आपके जाते एक ही तरफ है, प्रॉफिट कमाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों का यूज भी अलग अलग होता है। ये एक बार यूज में आ गए तो खत्म हो गए, ये बार बार यूज में आते रहते हैं। जैसे फर्नीचर है, एक बार बैठ के थोड़ी अब उसके ऊपर दोबारा नहीं बैठ सकते। लेकिन मार्कर है, एक बार इसकी इंक जो यूज हो गई वो दोबारा यूज नहीं होगी, है ना। इस महीने की सैलरी मैंने दे दी टीचर को, अब थोड़ी दोबारा मैं इसी महीने की सैलरी दूंगा, अब तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वाला यूज तो खत्म उसका। तो इस तरीके से बैलेंस शीट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की चीजें बैलेंस शीट में आती हैं, असेट्स में, और ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग एंड पीएनएल ये आपके इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। चलो ये तो रही हमारी थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम आते हैं इनके ऊपर, अलग अलग बातें समझाऊंगा आपको मैं। जैसे ट्रेडिंग क्या होता है, अब मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा समझाता हूं, जो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग का मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करने के जितने भी खर्चे हैं इनपुट, वो आएंगे इसके अंदर। यानी आपकी ये रहा क्या, फैक्ट्री, ये क्या है, फैक्ट्री है, इसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली जो लेबर रिलेट होती है, जैसे डायरेक्टली लेबर कौन सी रिलेट होती है, जो फैक्ट्री में काम कर रही होती है, वो अपने हाथ से माल बना रही होती है। लेकिन जो ऑफिस में बैठा बंदा है वो खुद थोड़ी माल बना रहा है, वो तो सिर्फ हमारे अकाउंट्स को देख रहा है, माल नहीं बना रहा ना। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे मैन्युफैक्चर से, वो तो आते हैं फैक्ट्री के अंदर, समझ गए ना। और जो इनडायरेक्टली हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट होते हैं इनडायरेक्टली, वो आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हमारे ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं वैसे एक्चुअली में। एक होता है फैक्ट्री एरिया जहां पर मैन्युफैक्चरिंग काम चलता है, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये होता है ऑफिस एरिया, ओके। ठीक है ना, ये होता है हमारा क्या, ऑफिस एरिया। अब तीसरा होता है
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिपार्टमेंट का उसको हम जो है कह सकते हैं। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, माल बनता है और उसको यहां पर हम भेज देते हैं सेल होने के लिए, वेयर हाउसेस के अंदर आ जाते हैं, वेयर हाउस आ जाता है, यानी माल पैक होने के बाद का, ठीक है, पैकिंग होने के बाद उसका सब कुछ मतलब माल बनने के बाद की जो जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, माल बन के तैयार हो गया, अब उसकी पैकिंग और ग्रेडिंग और ब्रांडिंग से लेकर के उसको बेचने तक के सारी जो एक्टिविटी है वो इसमें आती हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इसमें आती है, और इन दोनों के हिसाब किताब बनाने के लिए और प्लानिंग करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस दो हो गए ना, मैंने बताया इसके अंदर हम जो है ट्रेडिंग एंड पीएनएल में हम क्या लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट वो भी तो दो तरह के हो गए ना, एक तो ये हो गया डायरेक्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, और ये दोनों हो गए इनडायरेक्ट। तो इन दोनों को याद करना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे होते हैं ये, बट इसको याद करना बड़ा इजी है। तो जो इसमें ना है वो इन दोनों में आ जाएंगे, वो किसमें आ जाएंगे, पीएनएल में। भाई ये दोनों तो पीएनएल में आते हैं, और ये अकेला किसमें आता है, ट्रेडिंग में आता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो पीएनएल में क्या आएगा, ये तो बहुत सारे आइटम हो गए, तो उससे अच्छा है कि हम याद कर लें कि ट्रेडिंग में क्या आएगा, मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं और कौन कौन सी इनकम। इनकम एक ही आती है, सेलिंग, सेल करना, ठीक है। एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं, उनके नाम मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक्सपेंसेस में मैंने आपको क्या बताया, माल खरीदने से लेकर के बनाने तक के सारे खर्चे आते हैं, माल खरीदने से लेकर के बनाने तक के सारे खर्चे आते हैं। जैसे कैरिज इनवर्ड, वेरी गुड, खाली कैरिज बोलेंगे तब भी उसको इनवर्ड मानना है, और अगर इनवर्ड लिखा है तब भी इनवर्ड मानना है, लेकिन अगर कैरिज आउटवर्ड लिखा होगा तो वो सेलिंग वाला हो गया। तो इसमें आउट मतलब बाहर जाना, तो वो तो सेल करने के लिए होगा। सेम फ्रेट के साथ, फ्रेट जो होता है वो एक तरीके का टैक्स होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो भी इसी में आएगा, और अगर इनवर्ड लिखा है तो भी इसी में आएगा, यानी खरीदने पे टैक्स दिया और माल खरीदने के लिए उसका क्या दिया, भाड़ा दिया, ये हो गया कैरिज। अब जैसे लिखा है वाटर, ठीक है, हीट, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पावर, फ्यूल, और एक सबसे बड़ा नाम जो सबसे ऊपर आना चाहिए, वेजेस। ये कुछ नाम है मोटे मोटे, बाकी कुछ जैसे कोई स्पेशल नाम से आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो तो नाम से पता लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ट्रेडिंग में ही आएगा। या लिखा आ गया फैक्ट्री रेंट, तो कहां आएगा, ट्रेडिंग में ही आ गया, ठीक है ना। फैक्ट्री के साथ कुछ भी लगा दिया तो वो कहां आएगा, वो तो फिर ट्रेडिंग में ही आएगा, वो तो स्पेशल हो ही गए। ये वो नाम है जो हमें अच्छे से रटने हैं। अब देखो, वेजेस दिहाड़ी कहते हैं इसको, ये किनकी होती है, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, और ये फैक्ट्री के अंदर होते हैं, ऑफिस में कोई डेली वेजेस पे काम नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, कैरेज इनवर्ड, माल को जब हम खरीद के ला रहे हैं तो उसको लाने का मतलब किराया अगर हमने दिया है। फ्रेट इनवर्ड, ये भी टैक्स होता है। एक चीज और होती है ऑक्ट्रोय, ऑक्ट्रोय ये एक, इसको बोलते हैं चुंगी कर, वैसे अभी सब हट गए, जीएसटी वगैरह आ गई सीधी, बट फिर भी हम इसको हम जो है गिन लेते हैं ऑक्ट्रोय के रूप में। खाली वाटर लिखा है तो वाटर क्या इसमें यूज नहीं होता, मतलब पानी पीने में ऑफिस में, लेकिन अगर वाटर लिखा है बिना किसी उसके, तो हमें ये मतलब वाटर वो मानना है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग में कभी आपने वाटर यूज होते देखा है? आजकल यूट्यूब वगैरह पे या व्हाट्सएप पे वो मतलब वीडियो आती रहती है, जो ये सरिया वगैरह बनती है, आप देखते हो ना, तो बिल्कुल एकदम आग जैसी लाल वो निकलती है, ऐसे करके घुमा के मतलब दिखाते हैं उसको, तो उसको ठंडा करने के लिए वाटर यूज किया जाता है। कई जगह स्टीम वाला काम होता है तो वहां पे वाटर यूज किया जाता है, वाटर को स्टीम करके उसकी भाप बनाई जाती है। तो वो सारी चीजें जो जहां पर वाटर मेजर रूप में यूज हो रहा है वहीं पर वाटर लिखा जाता है, और ये सिर्फ फैक्ट्री में यूज होता है। ऐसे ही हीट, ये वैसे बहुत रेयर पाया जाता है। मेन है पावर। अब पावर मतलब भी बिजली होती है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब भी बिजली होती है, लेकिन पावर बिजली सिर्फ कहां यूज होती है, फैक्ट्री के अंदर। ऑफिस में पावर का क्या मतलब यूज, समझ आई मेरी बात? जो थ्री फेस और ये फेस और बड़े बड़े पावर जहां वो यूज होते हैं, तो वो कहां यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में, ऑफिस में यूज नहीं होते, ऑफिस में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अगर लिखा आ गया फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी तो अलग बात है, वो फैक्ट्री नाम आ गया, ऑटोमेटिक कैटेगरीज उसका वो हो गया, क्या नाम है,
कि वो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। फिर आता है फ्यूल। फ्यूल कहाँ यूज होता है? ये वो फ्यूल है जो फैक्ट्री को चलाने में यूज होता है, मशीनों को चलाने में। ये वाला फ्यूल नहीं है वैन को चलाने में यूज होता है। हाँ, अगर वो बोलते जी एक मोटर वैन है जो सेल करती है हमारे गुड्स को, सेलिंग में काम आती है, तो इसमें आ जाएगा फिर तो वो फ्यूल। समझ आई? अदरवाइज बिना कुछ कहे फ्यूल, पावर, वाटर, फ्रेट, कैरेज, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, ये सब कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग में। अब इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस बच गए, जैसे ऑफिस रेंट, सैलरी डेटास, वो सारे इसमें आएंगे। सैलरी इसमें आएगा, रेंट इसमें आएगा, इंश्योरेंस इसमें, हाँ अगर लिखा फैक्ट्री इंश्योरेंस अलग से तो फैक्ट्री में स्पेशल लिखा है तो, अदरवाइज अगर खाली इंश्योरेंस लिखा है इसमें आएगा, ठीक है। बैड डेप्ट हो गया, पैसा डूब गया आपका, इसमें आएगा। बैड डेप्ट जानते हो ना? अच्छा, और कोई बताओ खर्चे, कमीशन देना है इसमें आएगा, डेप्रिसिएशन इसी में आएगा, है ना। और बताओ, इंटरेस्ट, ब्याज दे रहे हो, पैसा उधार लिया, इसी में आएगा, वो इसका काम होता है। और जैसे कुछ भी नाम बताओ मुझे, कुछ मतलब याद आए आपको तो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर प्लस माइनस करने एक्सपेंसेस में, वो इसमें होंगे, लेकिन वो इस वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है ना। और कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो इनके अलावा है वो सारे इसमें आ जाते हैं, और इनकम भी इसी में आ जाती है। इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, जैसे कमीशन मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, यही 3-4 होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो डिस्काउंट मिला, बस 4 चीजें हो गई इनकम की। और इधर डिस्काउंट दिया, रेंट दिया, कुछ नहीं कहा जाए तो रेंट इसी में आएगा। और भी बहुत सारी चीजें जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। कुछ भी जो एक्सपेंसेस है आपका, इनको छोड़ के वो सारे सारे कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये बात आई समझ में मेरी? है तो हमें जो है रटना नहीं है, उसका एक्चुअली उसका बेस हमने जानना है कि क्या क्या इसके बीच में आता है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके अंदर मेन क्या लेते हैं। कुछ मोटे मोटे आइटम बताता हूं, बाकी तो आप जितना क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। सबसे पहले इसमें हम ध्यान देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओके। फिर जो दूसरी चीज होती है वो है परचेजेस। परचेजेस ऐसे लिखने के बाद उसमें से लेस किया जाता है। परचेज रिटर्न कह लो या रिटर्न आउटवर्ड कह लो, एक ही बात है, इसको लेस कर दिया जाता है, यहां पे लिख दिया जाता है। ओके भाई, कितना रहेगा? 10%। सुबह चल रहा है बेचारा, क्या करे, मजबूर है, गरीब आदमी है, ठीक है। और अगर कभी कोई हमने परचेज को यूज कर लिया है ड्राइंग्स के रूप में, यानी कि कुछ गुड्स अगर हमने निकाल भी लिया है, तो भी इसमें से लेस कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनली रखने हैं। जब आपको लिखा हो कि आपने गुड्स विड्रॉ कर लिया तभी लेस करना है, अदरवाइज आपने मेन ध्यान देना है परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके यहां अमाउंट आएगा, स्टॉक का यहां आएगा। ये 2 चीजें यहां लिखनी है, और ये 2 चीजें सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न, चाहे सेल्स रिटर्न कह लो या रिटर्न इनवर्ड कह लो, ये यहां लिखना होता है। साथ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी 4 आइटम तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। इन चारों में से हो सकता है ये स्टॉक ना रहे किसी वजह से, लेकिन सेल परचेज के बिना ये पूरा नहीं होगा। भाई ट्रेडिंग कैसे होगी? आपने गुड्स परचेज करा होगा, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके सेल किया होगा, तभी तो ट्रेड हुआ, वरना ट्रेड कैसे होगा? यानी बिना सेल और बिना परचेज के ट्रेड नहीं हो सकता। ये दोनों जरूर होंगे, इधर परचेज और इधर सेल। सेल मतलब रेवेन्यू और परचेज मतलब एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक है तो वो परचेज में जुड़ गया, कमाल बढ़ गया। क्लोजिंग है तो वो यहां पे क्या हो गया? सेल में जुड़ गया, ठीक है। अब इसके साथ इधर कुछ नहीं आता। इधर अगर आएगा तो सिर्फ वो आइटम आएंगे जैसे आग लगने से आपका माल जल गया, आपको याद है ना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ। तो एबनॉर्मल लॉस जो होंगे जिनकी वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, वो आइटम आएंगे इधर।
वो भी बस मेनली यही है, क्लोजिंग स्टॉक में जो आपका आग लग गई, यानी कि एबनॉर्मल लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस बाय थीफ, बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा इधर। मेनली यहाँ पर दो आइटम याद रखोगे, ये दो आएंगे, ठीक है। इधर ये दो तो आएंगे आएंगे, परचेज और ओपनिंग स्टॉक। अब वही आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये भी बताए थे मैंने सारे नाम, जो भी नाम थे, फ्यूल, पावर, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, और कोई भी ड्यूटी चार्ज हो जो इनवर्ड, जो माल को खरीदने में खर्च हुआ हो, और आपका वेजेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी नहीं आएगी इसमें, सैलरी बताया ना उसमें आती है पीएनएल के अंदर। वेजेस आएगा। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो ये तो रूल है ना इसका, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो हमारे लिए फिर वो सैलरी नहीं है, वो हमारे लिए वेजेस है। और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो फिर वो हमारे लिए सैलरी है। तो अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, पहले सैलरी का नाम है, जो पहले लिखा है उसी को हमने मेन मतलब वरीयता देनी है। अगर वेजेस लिखा है पहले तो वो ट्रेडिंग में आएगा, अगर पहले सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो नीचे में आएगा, पीएनएल के अंदर आएगा। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंसेस आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो इस तरफ आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी करके लिख सकते हो। अगर इधर आ रहा है तो ग्रॉस लॉस सीडी करके लिख सकते हो। इतनी बात समझ आ गई सबको? इसके बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया, एक दो इधर, एक दो इधर, इनके प्लस माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। कोई इनकम इधर नहीं आती सेल के अलावा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी ट्रेडिंग के बाद पीएनएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम फॉर ईयर एंडेड, जो भी डेट वेट है ये भी कुछ ऐसे ही होगा। ये मैं हल्का सा आपको बस हिंट में ही समझाऊंगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डेबिट, क्रेडिट, इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं, बट इसको समझना इजी है। देखो, अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो कहां हुआ? क्रेडिट में, यहां पे ट्रांसफर होके आएगा ग्रॉस लॉस, बीडी। यहां सीडी तो यहाँ के बीडी हो गया। इन पे मैंने स्टार बना दिए, स्टार का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ही होगा, दो तो होने से रहे ना, या तो होगा ग्रॉस प्रॉफिट या होगा ग्रॉस लॉस, दोनों एक साथ तो होने से रहे। अब इधर आएगा तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी, ठीक है। अब जितनी भी इनकम है, इनकम वैसे मेनली हम यहां पर चार रूप में कैटेगराइज करते हैं। रेंट रिसीव्ड, मैं लिख देता हूं इधर क्या क्या आएगा। इनकम यही होती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी। रेंट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड या अर्न एक ही बात है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ, अगर कोई बैड डेट रिकवर आता है तो इससे ज्यादा मत लेना, रिकवर्ड, बहुत ज्यादा इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, ठीक है ना, सभी इनडायरेक्ट यहां आ जाएंगे। चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों आएंगे। ऑपरेटिंग जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, और नॉन ऑपरेटिंग जैसे आपने अपनी असेट्स बेच दी बीच में और उसको बेचने पे आपका क्या हो गया? फायदा। अब आपका जो आपका काम था वो असेट्स बेचने का थोड़ी था, आपका काम तो ये था सेल परचेज, जो भी आप माल खरीद के और उसको मैन्युफैक्चर करके बना के दे रहे हो। लेकिन आपने बीच में असेट्स बेच दी किसी काम से, आप यहां से बेच के आप कहीं और लेना चाह रहे थे, यहां आपको बेचने हो गया फायदा, तो वो इसके अंदर आ जाता है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग होता है। इंटरेस्ट है नॉन ऑपरेटिंग में काउंट जाता है। तो जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग हो गए, और नॉन ऑपरेटिंग अलग से। जैसे कि मेरा काम है, मैं यहाँ टीचर हूँ, तो जो आपसे मेरे को जो टीचिंग की वजह से इनकम हो रही है वो तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। मैंने ये खरीदा, जो भी चीजें बिजली के बिल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो मेरे मेरे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे मतलब बिजनेस में कार यूज होती थी, तो मैंने वो मतलब बिजनेस असेट्स में कार डाल रखी थी, अब मैंने उसको किया सेल,
उस पर मुझे हो गया लॉस, तो मेरा काम तो कार बेचना नहीं है, बट क्योंकि वो मेरी मतलब बिजनेस की कार थी और मैंने किसी वजह से उसको बेचा और मुझे उस पर लॉस हो गया, तो वो नॉन ऑपरेटिंग क्या वो माना जाएगा एक्सपेंसेस। ऐसी इनकम भी नॉन ऑपरेटिंग होती है बहुत सारी, ठीक है ना। जैसे ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, नॉन ऑपरेटिंग है प्योरली। आप आपका काम थोड़ी था बिजनेस, ये थोड़ी था कि आप लोगों को पैसा उधार देते हो, ये आपका काम नहीं था। लेकिन जब आपका बिजनेस चलता है, आपके पास एक्सेस में रिजर्व आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट मिल जाता है और जो कई बार डिविडेंड मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह देते हैं। बट हमें उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें बस इस चीज से है कि यहाँ पर क्या आएगा, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, इनकम यहाँ आ जाएंगी। यानी इनको छोड़कर जो आइटम मैंने इसमें बताए, उन्हें छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ आएंगी। एक और उसमें जो एक टाइप के आइटम और छोड़ दे जाएंगे, असेट्स और लाइबिलिटी। वो आप जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, असेट्स लाइबिलिटी में क्या क्या आता है उनको छोड़, ठीक है ना। तो ये आइटम आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप उनको रट रहे हो, धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो इतनी बातें हैं, इनको नोट कर सकते हो आप चाहें तो।